नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोगों की दूसरी क्लास है। कल क्लास में आप लोगों का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज फिर हम कंटिन्यू बनाएंगे, ऐसे आगे और भी क्लासेस लिया करेंगे। आज हम जो है बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत। इससे पहले लेकिन आपको एक बात बता दें, कल वाली क्लास में एक थोड़ा मिस्टेक रह गया था, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ हम प्राचीन भारत में के अंतर्गत मौर्योत्तर काल के टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, तो ये 184 ईसा पूर्व से 313 ईसा पूर्व होगा। मैंने गलती से 323 लिख दिया था, तो आप लोग इसको जो है सुधार लीजिएगा। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने के स्रोत या प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण। मतलब कि हम अपने प्राचीन भारत का इतिहास कैसे जानेंगे, किन स्रोतों से जानेंगे। तो स्रोतों पे चर्चा करने से पहले हम लोगों को थोड़ी चर्चा ये कर लेनी चाहिए कि भारत में इतिहास का ज्ञान लोगों को था या नहीं था। इसके विषय में विद्वानों ने तमाम तरीके से अपने विचार दिए हैं। पहले हम लोग उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि सबको पता है कि हमारे देश का प्राचीन इतिहास गौरवशाली रहा है। ये बात सही है कि हमारे प्राचीन भारत में जो है उतनी उपयोगी सामग्री नहीं है जितनी मिलनी चाहिए जो है, और ऐसे ग्रंथों का प्राय अभाव रहा है जिसको आधुनिक शब्दों में इतिहास कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडीज और लिबी जैसे यूनानी रोमन इतिहासकार नहीं हुए जैसा कि अन्य देशों में हुए। हेरोडोटस, थ्यूसिडाइडीज और लिबी। तो इसी अवधारणा को बना करके कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कहा कि भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था, वो इतिहास नहीं जानते थे। तो सबसे पहले हम अगर नाम लेते हैं तो लोएस डिकिंसन का। लोएस डिकिंसन इन्होंने कहा कि हिंदू इतिहासकार नहीं थे। हिंदू इतिहासकार नहीं थे। उसके बाद अगर हम पार्जिटर महोदय की बात करें, पार्जिटर महोदय ने कहा, पार्जिटर महोदय जी क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों के बारे में या हमारे शास्त्रों के बारे में, इन्होंने कहा कि वैदिक शास्त्रों में ऐतिहासिक बोध का अभाव है और उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है, सदा उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वैदिक शास्त्रों में
वैदिक शास्त्रों में ऐतिहासिक बोध का अभाव है और उस पर सदा विश्वास नहीं किया जा सकता, सदा विश्वास नहीं किया जा सकता। विंटरनिट्ज क्या कहते हैं? विंटरनिट्ज कहते हैं कि भारत में इतिहास लेखन काव्य लेखन से ऊपर उठ ही नहीं सका और भारतीय जो है इतिहास मिथक और आख्यान में कोई भेद ही नहीं कर सके। मतलब जो है इतिहास लेखन काव्य लेखन से ऊपर ही नहीं उठ सका। और भारतीय ने इतिहास मिथक और आख्यान में कोई भेद नहीं किया। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर यहाँ दो बात आई, इतिहास और मिथक, सबसे पहले बात इन दोनों में अंतर जान लेना ज़रूरी है। जैसे अगर मिथक मतलब झूठ, इतिहास और मिथक में कहीं कभी भाई इतिहास को भी झूठा लोग करार दे देते हैं। तो अगर इनमें दोनों में अंतर लिखना हो या जानना हो तो सबसे बढ़िया उदाहरण हमें प्रेमचंद की कहानियों या उपन्यासों को आधार बनाना चाहिए। जैसे उनकी कहानी या उपन्यास में जो पात्र या घटनाएं हैं वो काल्पनिक हो सकती हैं, लेकिन जो पात्र या घटनाएं हैं वो काल्पनिक हो सकती हैं, मतलब वो झूठी हो सकती हैं, तो हम उनको मिथक कह सकते हैं। लेकिन उस जो पात्र और घटनाओं के साथ जो घटित हो रहा है या उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, समाज में बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, लोअर कास्ट के हैं, तो वो सही है। मतलब कि उस समय उनका जो है जीवन समाज में बहुत दुर्लभ, मतलब ये था कि बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ता था उनको जो है, तो वो इतिहास है। या फिर हम जो है और अच्छे से समझना चाहें तो हमें संबूक वध के बारे में जान लेना चाहिए। संबूक वध जैसे कहते हैं कि जब भगवान श्री राम के दरबार में कोई उच्च कास्ट का या आया आदमी और उसका बेटा मर गया था, तो उसने कहा कि प्रभु हमारे राज्य में कुछ अनर्थ हो रहा है, मतलब कोई निम्न कास्ट का लोग जो है वो धर्मशास्त्रों का या वेदों का अध्ययन कर रहा है, इसलिए हमारे लड़के की डेथ हो गई। तो भगवान श्री राम को गुस्सा आया और वो अपने धनुष प्रत्यंचा चढ़ा करके निकल पड़े खोज में कि कौन ऐसा जो है जो अनर्थ कर रहा है। तो उन्होंने जंगल में जाके देखा कि एक संबूक नाम का चांडाल उल्टा सर रख कर वेदों का अध्ययन या पाठ कर रहा था। तो भगवान ने उसको या उसके तीर से उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो है ये घटना काल्पनिक हो सकती है, इसलिए इसको मिथक कह सकते हैं, लेकिन जो समाज में उनकी स्थिति थी बहुत दयनीय थी, ये इतिहास है, ये सही है। तो ये था इतिहास और मिथक में अंतर। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट विद्वान मैकडोनाल्ड महोदय जी क्या कहते हैं भारतीयों के इतिहास बुद्धि को लेकर के? ये कहते हैं कि भारतीयों का जो है सबसे दुर्बल पक्ष इतिहास रहा है, जिसका यहाँ कभी अस्तित्व ही नहीं रहा है।
भारतीयों का सबसे दुर्बल पक्ष इतिहास रहा है, जिसका यहाँ अस्तित्व ही नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था। अलबरूनी महोदय कहते हैं कि हिंदुओं से जब घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की बात करते हैं या वो घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनसे जब इतिहास जानकारी के विषय में बात करते हैं तो कथा कहानी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि अलबरूनी ने खुद ही काबुल में शाही अभिलेखागारों की चर्चा की है। ह्वेनसांग अर्थ और कौटिल्य ने भी राजकीय अभिलेखागारों की चर्चा की है। ह्वेनसांग तो यहाँ तक कहता है कि भारत के हर प्रांत में इतिहास लेखन के लिए जो है इतिहासकार नियुक्त थे। भारत में हर प्रांत में इतिहास लेखन है तो इतिहासकार नियुक्त थे। तो ये जो इन लोगों ने भारत के विषय में अवधारणाएं बनाए, इनका हम खंडन किस प्रकार कर सकते हैं? तो जैसे ह्वेनसांग का विवरण हमने दे दिया। अलबरूनी महोदय कहते हैं कि हिंदू घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान ही नहीं देते थे। तो ऐसी बात नहीं थी कि उनको समय का ज्ञान नहीं था। पुराणों में समय को युग के रूप में और जैन धर्म में 12 तीलियों के रूप में दर्शाया गया है। बारह तीलियों के रूप में दर्शाया गया है। एक बात यह थी कि हमारे यहाँ जो है समय की गणना रेखीय क्रम में ना करके चक्रीय क्रम में की जाती थी। जैसे हमारे यहाँ, जिसे मैंने बताया कि पुराणों में युग के रूप में समय की गणना की जाती थी, ठीक। जैसे सतयुग या कृत, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे यहाँ इन 4 युगों के रूप में समय की गणना की जाती थी, जो कि चक्रीय क्रम में गणना की जाती थी, रेखीय क्रम में नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमको समय और तिथि का ज्ञान नहीं था। जैसे हम बात करते हैं कि अशोक के अभिलेखों में उसके 28वें वर्ष से लेकर के 27वें वर्ष का, और खारबेल के अभिलेख में जो हाथी गुम्फा अभिलेख है खारबेल का, उसके अभिलेखों में 13 वर्षों का विवरण मिलता है। तो यहाँ ये विवरण तिथिवार ना मिल करके वर्षवार मिल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो है ऐतिहासिक चेतना नहीं थी, ये ऐतिहासिक चेतना ही तो है। अशोक के अभिलेख में 8वें से 27वें वर्ष का विवरण, और खारबेल के अभिलेख में 13 वर्ष का विवरण। तो ये वर्षवार विवरण मिल रहा है। नारा संस्कृत साहित्य में भी वर्णित है कि वैदिक शास्त्रों में इतिहास लेखन का प्रचलन था। जैसा कि कहा गया है कि इतिहास वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है। इतिहास वेद को अथर्ववेद का उपवेद कहा गया है।
इतिहास पुराण को छांदोग्य उपनिषद में पंचम वेद कहा गया है। और सूत चारण और मागध गायकों के द्वारा भी ऐतिहासिक कथाओं का घूम घूम के प्रचार किया गया। जो है जैन धर्म में जो पट्टावलियाँ पाई जाती हैं उसमें महावीर की मृत्यु तक का विवरण सुरक्षित है। ये भी इतिहास ही है। बाण भट्ट ने हर्षचरित को आख्यायिका ही कहा है। तो ये सब जो है इतिहास नहीं तो क्या है, जो ये पाश्चात्य विद्वानों ने धारणा ये फैलाई कि भारतीयों में ऐतिहासिक बोध नहीं था। तो जैन धर्म की पट्टावलियों में महावीर की मृत्यु तक का विवरण, और जो है बाण भट्ट ने हर्षचरित को आख्यायिका ही कहा है। तो ये इतिहास नहीं तो और क्या है। अब हम अगर इन पाश्चात्य विद्वानों को करारा जवाब देना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया उदाहरण कल्हड़ की राजतरंगिणी है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को जो है प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। मेंटरनिज महोदय ने कल्हड़ को भारत में उत्पन्न एकमात्र इतिहासकार कहा है। मेंटरनिज ने कल्हड़ को भारत में उत्पन्न एकमात्र महान इतिहासकार कहा है। कल्हड़ जो है अपनी राजतरंगिणी में कहता है कि वही गुणवान कवि जो है प्रशंसा के योग है, जो राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र सत्य का निरूपण अपनी वाणी के रूप में सत्य का निरूपण करे। वही गुणवान कवि प्रशंसा के योग है, जो राग द्वेष से रहित होकर एकमात्र सत्य के निरूपण में अपनी वाणी का प्रयोग करे। इसने कहा कि सच्चा इतिहासकार वही है जो अभिलेखों और सिक्कों में विलुप्त शासकों और उनकी विजयों की पुनः खोज करता है। सच्चा इतिहासकार वही है जो अभिलेखों और सिक्कों में विलुप्त शासकों और उनकी विजयों की पुनः खोज करता है। सिक्कों और अभिलेखों में विलुप्त शासकों और उनकी विजयों की पुनः खोज करता है।
कल्हड़ ने कहा कि जो है इतिहासकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वो घटनाओं में नई घटनाओं को जोड़े। इतिहासकार का यह कर्तव्य नहीं है, कार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह घटनाओं में मात्र नई घटनाओं को जोड़े। तो ये कल्हड़ की रात तरंगड़ी का विवरण हो गया, जिसको कि प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। अब हम महाभारत कालीन भीष्म की बात करें। भीष्म को हमारा आदि इतिहासकार कहा जाता है। इन्होंने फिलहाल कोई ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं लिखा, कोई ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन इनको हमारा आदि इतिहासकार माना जाता है। भीष्म को हमारा आदि इतिहासकार माना जाता है। इन्होंने युधिष्ठिर को महाभारत के शांति पर्व में जो राजधर्म संबंधी उपदेश दिया वो किसी इतिहास से कम नहीं है। शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर को राजधर्म संबंधी जो ज्ञान दिया या उपदेश दिया वो इतिहास से कम नहीं है, इसलिए इनको इतिहास दार्शनिक भी कहा जाता है। भीष्म को इतिहास दार्शनिक भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जो विद्वानों ने भारतीयों के ऊपर ये लांछन लगाया कि उनको इतिहास का ज्ञान नहीं था, वो सरासर निराधार है, तर्कसंगत नहीं है। अगर हम देखते हैं तो हमारे प्राचीन इतिहासकारों ने या भारतीयों ने या लोगों ने इतिहास को मात्र राजा की तिथिवार, जन्म, मृत्यु या उनकी जो है कहानियों की कहानी के रूप में मात्र नहीं प्रस्तुत किया कि उनकी जो है उनके बारे में मात्र उनकी ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाओं को दिखा दिया जाए जो है, या उनके जन्म मृत्यु को ही दिखा दिया जाए जो है। तो हमारे यहाँ के जो है लोगों ने या विद्वानों ने इतिहास को राजा की मृत्यु या उनकी तिथवार मृत्यु या उनकी जो है मात्र कहानी के बारे में नहीं प्रस्तुत किया, वरन इन्होंने इतिहास को समस्त मूल्यों के संकलन के रूप में प्रस्तुत किया, जिस पर संपूर्ण मानव जीवन निर्भर है। इतिहास को जो है समस्त मूल्यों के संकलन के रूप में प्रस्तुत किया जिस पर संपूर्ण मानव जीवन निर्भर है। संपूर्ण मानव जीवन निर्भर है, या कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीयों का दृष्टिकोण पूर्णतः दार्शनिक और धर्म परक था। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से बात करते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि जो है अगर हम अपने साहित्य स्रोतों में जो भी है स्रोत, अगर हम उनको खंगालें तो हमको इतिहास के पुनर्निर्माण संबंधी बहुत सी जो है सामग्रियाँ मिल जाएंगी। जैसे जिस प्रकार इन लोगों ने प्राचीन समय में भारत को जो है ऐतिहासिक कहा कि ऐतिहासिक चेतना नहीं है, आज भी पश्चिमी देशों द्वारा जो है भारत के विषय में ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती हैं। जैसे 2018 या 19 में
एक रिपोर्ट निकाली गई थी और कहा गया कि भारत में स्त्रियों की दशा इस्लामिक कंट्रियों की स्त्रियों की दशा से भी खराब है। अब बताओ, कह रहे हैं भारत की स्त्रियों की दशा जो मुस्लिम कंट्रियां हैं उनकी जो है वहाँ की स्त्रियों की दशा से भी ज़्यादा खराब है। इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश में स्त्रियां कहाँ कहाँ हर क्षेत्र में हैं। आज एसडीएम बन के भी कहाँ कहाँ पहुँच जा रही हैं जो है। तो इनको समझ में आना चाहिए कि भारत देश की स्त्रियां क्या क्या कर सकती हैं और ये खुशहाली रिपोर्ट निकालते हैं। खुशहाली रिपोर्ट में भी ये श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमसे बेहतर स्थिति में दिखाते हैं। तो आप ही समझ जाइए ये और ये दो इनकी कितनी बुरी स्थिति है। तो आज भी जो है भारतीयों के बारे में या भारत के देश के बारे में ऐसी लोगों की मानसिकता बनी हुई है। इनको ये नहीं पता है कि आज का भारत जो है हमारा पीएम कहीं भी जाता है तो चाहे वो त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्र प्रमुख हों, हॉलीवुड की गायिका हो, उनका पैर छूकर अभिवादन करते हैं। और हाँ, ये जिन हमारे ग्रंथों को आधार बना के कहते हैं कि सब मदारियों का देश है और ये जो है भारतीय शासन करने के लिए ही बने हैं, सभ्यता नहीं है। आज यही इनको आप दिल्ली मथुरा में देख लोगे, ढोल मंजिया लगा के हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं। ये तो हमारी संस्कृति का बड़प्पन ही है, गुणगान ही तो कर रहे हैं, इनसे श्रेष्ठ है। ये एक अभी हमने कहीं सुना था कि एक ब्रिटेन की महिला कह रही है कि आप लोग जो है कोहिनूर के पीछे बिना मतलब के परेशान हैं, आपके पास तो ऐसा धन है जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो है भगवत गीता। तो ये तो है ही, आप हमारा कोहिनूर दे दीजिए हम। और आप ब्रिटेन की जनसंख्या 7 करोड़ 8 करोड़, तो हमारा गोरखपुर वाला भी गीता प्रेस वाला आपको इतनी गीता दे देगा। लेकिन बात है लोग आज हमारी संस्कृति का लोहा मान गए। अब ये तो था कि जो है वो लोग जिसे पाश्चात्य जो है विद्वानों ने ये लांछन लगाया कि भारत में इतिहास बुद्धि का अभाव नहीं था, तो उसके काउंटर में जो भी बातें थी हमने आपको बताई। अब हम इतिहास जानने के स्रोत के विषय में संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इतिहास जानने के स्रोत या प्राचीन भारत का पुनर्निर्माण। तो इसमें जो है हम 3 चीज़ों रखते हैं: साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों का विवरण। जो समय समय पर विदेशी यात्री भारत में आए हैं उनके विवरण से भी या उनके ग्रंथों से भी हमें इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो हम इसको 3 स्रोतों में बांटते हैं। नंबर 1 साहित्यिक साक्ष्य, नंबर 2 पुरातात्विक साक्ष्य, नंबर 3 विदेशी यात्रियों का विवरण। अब हम इनका एक एक करके डिफाइन इनको करते हैं। जो है अब साहित्यिक साक्ष्य की बात करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में साहित्यिक साक्ष्य। तो इसको भी हम जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं। धार्मिक साहित्य
और दूसरा लौकिक साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य में दो भागों में इसका डिवीजन किया हमने, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का फिर हम दो भागों में इसको डिवीजन करेंगे, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य। अब इनके अंतर्गत हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद और वेदों के अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग, पुराण, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, इनको ये जो चार हैं, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, इनको जो है यहाँ आके बता देते हैं, इसको वैदिक साहित्य के चार भाग माना गया है। इनको वैदिक साहित्य के चार भाग कहा गया है। पुराण, अब पुराण के बाद जो है महाकाव्य। पुराण के बाद सूत्र लिख लो, सूत्र, फिर महाकाव्य। महाकाव्य में रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत का हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों के अंतर्गत हम धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और इन स्मृतियों के ऊपर जो टीकाएँ लिखी गई, हम इनका अध्ययन करेंगे। अब लोग नोट डाउन कर लीजिए जो है। तो ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम लोग इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब बात आती है ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणेतर साहित्य में हम जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जो इनसे संबंधित ग्रंथ हैं, उनसे जो इस धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नोट डाउन कर लेंगे। तो लौकिक साहित्य की हम बात करते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम लोग ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियाँ, कल्पना प्रधान साहित्य, कल्पना प्रधान साहित्य और गल्प साहित्य। गल्प साहित्य के अंतर्गत हमको बता दें किसका किसका अध्ययन किया जाता है। तो गल्प साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता या जो व्यंग हैं, इसके अंतर्गत इतना अध्ययन किया जाता है। तो ये हो गया साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को हमने जो है डिवीज़न किया कि उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ये हो गया, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब हम लोग आते हैं जो है दूसरा पुरातात्विक स्रोतों पर, कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत।
इसके अंतर्गत हम अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य या ब्रैकेट में स्मारक लिख सकते हैं। अभिलेख, सिक्का, स्थापत्य, मुहरें, मृदभांड, चित्रकला और मूर्तिकला। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य, मोहरे, मृदभांड और चित्रकला। ये हो गया, आप लोग नोट डाउन करिए जो है। अब आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। भारत में जो समय समय पर विदेशी यात्री आए हैं उनके विवरणों से जो हमें जानकारी मिलती है उनको हम विदेशी यात्रियों के विवरण के अंतर्गत रखते हैं। विदेशी यात्रियों का विवरण हम इसमें मुख्यतः 3 भागों में इनके विभाजन कर लेते हैं। जो यूनानी और रोमन आए यात्री, दूसरा चीनी यात्री, तीसरा अरब यात्री, अरब या मुस्लिम यात्री या लेखक या राइटर जो भी। अब यूनानी रोमन में भी हम देखते हैं कि जो सिकंदर से पहले आए, यूनानी रोमन में सिकंदर से पहले आने वाले, सिकंदर से पहले आने वाले जो लेखक हुए हैं उसमें हम देखते हैं नंबर 1 पे स्काइलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस, टेसियस। ये सिकंदर से पहले भारत में आए थे या जो है, ये दोनों तो नहीं आए थे, या भी जो विवरण सिकंदर से पहले आगे इन्होंने दिया था, सिकंदर से आने से पहले। अब दूसरे बात है जो सिकंदर के साथ आए थे। सिकंदर के साथ आने वाले, सिकंदर के साथ आने वालों में हम क्या करेंगे, नियार्कस, आनेसिक्रिटस और नियार्कस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। तो ये सिकंदर के साथ आए थे। अब सिकंदर के बाद आने वाले, जो सिकंदर के बाद आए थे, सिकंदर के बाद आने वाले यात्री या राइटर, सिकंदर के बाद। इसमें मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनोसियस, ये सिकंदर के बाद आए। अब कुछ यूनानी रोमन यात्री हैं या लेखक हैं जिनको क्लासिकल कहा जाता है। क्लासिकल, इसमें डायोडोरस,
डायोडोरस, प्लिनी, स्ट्रैबो और जस्टिन। इन लेखकों को क्लासिकल लेखक कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग चीनी यात्री की, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम लोग चीनी यात्री की बात करते हैं। चीनी यात्री की बात करें तो नंबर 1 फाहियान सुंगयुन हुएनसांग, फाहियान सुंगयुन हुएनसांग, इत्सिंग मातवानलिन चाउजू कुआ। ये हो गए जो है चीनी यात्री। ये मूलतः बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे या बौद्ध धर्म की प्रतियां संकलित करने के लिए आए थे। तो इनका दृष्टिकोण मूलतः धर्म परक ही है। आगे और हम लोग डिटेल से जो अगली क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। मुस्लिम लेखक में हम लोग चर्चा करेंगे इब्न खुर्दम, सुलेमान, अल-मसूदी और अल-बरूनी। ये महत्वपूर्ण अरब या मुस्लिम लेखक या यात्री थे। तो ये था विदेशी यात्रियों के विवरण। अगर और हम विदेशी यात्रियों में रख लें, जैसे तिब्बत से जो 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी, तिब्बत से जो आए थे तारानाथ, वेनिस का यात्री मार्को पोलो। इनके विवरण से भी हमें इतिहास के विषय में सूचना मिलती है। तो दोस्तों आज की क्लास इतना ही जो है। फिर अब हम लोगों की क्लास अल्टरनेट हुआ करेगी, मतलब एक दिन के बाद क्लास होगी। धन्यवाद।